बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम चैप्टर 14 आपकी बुक का डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स है, सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री का, इसको हम पढ़ेंगे। हम स्टार्ट लेते हैं। चैप्टर जो है इसका टाइटल है ट्रांजिशन एलिमेंट्स। अच्छा, सबसे पहले तो मैं ये बताता चलूँ कि डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। ये ट्रांजिशन का मतलब क्या है? अगर इसकी ट्रांसलेशन की बात करें तो ट्रांजिशन हम मतलब लेते हैं मुंतकिली, यानी चेंज होना। ये जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं ये एस और पी ब्लॉक के दरमियान में यहाँ पे जो मेंबर्स हैं डी ब्लॉक और नीचे जो लेंथेनाइड एक्टिनाइड सीरीज है एफ ब्लॉक, उनको बाहर निकाल के दिखाया गया है। ये मेंबर्स ट्रांजिशन एलिमेंट्स में हम कंसिडर करते हैं। एस ब्लॉक मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव और पी ब्लॉक जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव शामिल है, इनके बीच में ब्रिज का किरदार अदा कर रहे हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ठीक है, तो हम इसको डिटेल में देखते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट की डेफिनेशन क्या है जो आपकी बुक में दी हुई है। ये कहते हैं एलिमेंट्स जो एटॉमिक स्टेट में, यानी कि अभी आयन नहीं बने, एटम एज ए होल न्यूट्रल होता है, ऐसी स्टेट में पार्शियली फिल्ड डी या एफ सब शेल की बात हो रही है, उसके पास हो, चाहे एटॉमिक स्टेट में है या कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो हम ऐसे एलिमेंट्स को क्या कहेंगे? ट्रांजिशन एलिमेंट्स। दो बातें इसने बताई हैं। एटॉमिक स्टेट या कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में अगर सिचुएशन ये है पार्शियली फिल्ड है डी या एफ सब शेल, तो हम ऐसे एलिमेंट्स को ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहेंगे। अच्छा, मैंने पहले बात की कि एक ब्रिज है, ब्रिज का किरदार अदा करते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव एस ब्लॉक में और पी ब्लॉक मेंबर जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव हमारे पास एलिमेंट्स हैं। डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो हैं इनको हमने 4 सीरीज में तकसीम किया है। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है? n-1, यानी हम बात कर रहे हैं किसकी? पेंटेंटेड शेल की। ठीक है, इनर टू आउटर। तो जो आउटर मोस्ट है यानी एस, तो एस की जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 से इसमें इलेक्ट्रॉन इतने हो सकते हैं। डी में 1 से लेकर 10 तक ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन दी हुई है। अब सीरीज क्या है? 10 मेंबर्स लिए हैं, आप ज़रा देख लें। पहली सीरीज में SC21 से Zn30, ये 3D सीरीज कहलाती है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन इसके 3D हमने जो है ना ऑब्जर्व करना है उसमें क्या सिचुएशन है। सेकंड सीरीज है 39 से 48, थर्ड है लिथियम 57, उसके बाद है 72 से 80, इसको हम 5D सीरीज कहते हैं। इसमें एक फोर्थ सीरीज है 6D सीरीज, 89 है 104 से 112, 6D सीरीज भी कहते हैं। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के 2 सीरीज हैं। ठीक है, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के n-2, यानी कि इसमें एफ जो है 1 से लेके 14 तक हो सकते हैं। n-1 डी में जो है 0 से लेके 2 तक और एस में 2 तक। ठीक है, एस में 2 है हमारे पास। अच्छा, ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन दी है, तो इसमें n-2 का क्या मतलब है? यानी ये सेकंड लास्ट से एक इनर है। ठीक है, तो इसको हम इनर ट्रांजिशन सीरीज भी कहते हैं। ठीक है, डी ब्लॉक को हम आउटर ट्रांजिशन कहते हैं। तो इसमें एक इनर जो हमारे पास है एफ जो है सब शेल जो है, इसमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को हमने कोर्स करना है, वहाँ पे क्या हमारे पास सिचुएशन है। तो यहाँ n-2 की बात हो रही है, इस वजह से हम इन्हें इनर ट्रांजिशन भी कहते हैं। और डी में n-1 की को ज़्यादा आपके सामने लिखा हुआ है, जिसे आप देख रहे हैं। तो पेंटेंटेड की बात हो रही है, यहाँ एंटी पेंटेंटेड, यानी पेंटेंटेड से भी एक अंदर जो ऑर्बिटाल है उसकी बात हो रही है। अच्छा, 2 सीरीज हैं। फर्स्ट सीरीज जो है 58 से Lu71 तक,
इसको 4f सीरीज कहते हैं। इलेक्ट्रॉन 4f सीरीज में होंगे। सेकेंड सीरीज है 90 से लेकर 103 तक, इसको 5f सीरीज भी कहते हैं। अब हम आते हैं जिंक ग्रुप जो 2b है। हमने अभी भी डेफिनेशन की है कि ऐसे एलिमेंट्स एटॉमिक स्टेट में या ऑक्सीडेशन कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में डी ब्लॉक की बात हो या एफ ब्लॉक की तो पार्शियली फिल्ड ऑर्बिटल्स हैं। तो जिंक और कैडमियम और मरकरी की अगर हम देखें तो इसमें ये सिचुएशन है कि D10 है सब में, तो ये तो कम्प्लीटली फिल्ड है, पार्शियली फिल्ड की तो यहाँ बात ही नहीं हुई। तो डेफिनेशन के मुताबिक हम जो डेफिनेशन कर रहे थे उसके मुताबिक नहीं है सूरत हाल, लेकिन हम इन्हें क्यों कंसिडर करते हैं, उसकी वजह यह कि ये कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं। किसके साथ? अमोनिया के साथ, हेलाइट के साथ, अमोनिया के साथ बनाते हैं, हेलाइट के साथ बनाते हैं, अमाइन के साथ। तो इस वजह से जब ये कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं तो हम इन्हें कंसिडर करते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स के तौर पे। अब हम बात करते हैं कॉइनेज मेथड्स की। अब इसमें क्या इंक्लूड है हमारे पास? ऐसे मेंबर्स जिससे हम कॉइन बना सकते हैं, ठीक है, कॉइन बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। AU है, CU है, AG है। तो इनको अगर देख लें तो इनकी जो, अगर हम आइन स्टेट की बात करें, ठीक है, तो कॉपर +2+ में तो 3D9 शो कराता है। इसी तरह AG है 2+ में तो 4D9 है, AU 3+ में तो ये 5D8 कन्फिग्रेशन देता है। अदरवाइज इनके तो D10 पूरी हैं, तो एटॉमिक स्टेट में तो D10 है, तो डेफिनेशन के मुताबिक नहीं है, लेकिन ठीक है आइन स्टेट में तो ये पार्शली फेल्ड हो जाता है। देखें जो D5 है इसको हम हाफ फेल्ड कहते हैं, D10 को हम कम्प्लीटली फेल कहते हैं, और अगर इन दोनों सिचुएशन में नहीं है तो हम पार्शली फेल्ड का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, टिपिकल और नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स की बात करते हैं। देखें एलिमेंट्स जो हैं ग्रुप 2b और 3b की बात करते हैं। जिंक, कैडमियम, मरकरी, इसमें D10 सिचुएशन है, तो ये तो एग्जैक्टली डेफिनेशन पे नहीं आ रहा, कम्प्लीटली फेल्ड है डी जो ऑर्बिटल है। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की बात कर रहा हूँ इसकी। अब 2b में पार्शली फेल्ड सिचुएशन ही नहीं है, ठीक है। इसी तरह एलिमेंटल स्टेट में भी और आयनिक स्टेट में भी अगर ये s की 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दे तो भी D10 रहेगा ना। तो ये टिपिकली ट्रांजिशन एलिमेंट की हम कहते हैं इसमें ये करेक्टर नहीं है, लेकिन एलिमेंट्स 3b की तरह देख लें, इसमें SC21 है, Y39 है, La57 है। इसमें क्या सिचुएशन है? इसमें D में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये बनाते हैं जो ट्राई पॉजिटिव आइन बनाते हैं, यानी SC पे 3+ हो, Y3+ हो, La3+ हो। तो अब इसमें देखो तो D1 भी गया और S2 इलेक्ट्रॉन भी गए, तो इसमें तो बिल्कुल D एम्प्टी है, पार्शली फिल्ड की सिचुएशन भी नहीं है, हाफ फिल्ड की भी नहीं है, कम्प्लीटली फिल्ड की भी नहीं है, कम्प्लीटली एम्प्टी की सिचुएशन बन जाती है। कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होगा अगर ये आइन स्टेट में जाते हैं, SC, Y और La ट्राई पॉजिटिव आइन अगर बनाते हैं। तो इसलिए हमने 2b और 3b को नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट हम इन्हें कहते हैं, ठीक है। आगे हम बात करते हैं जनरल फीचर्स ट्रांजिशन एलिमेंट्स की। देखो मेटेलिक होते हैं, इंडस्ट्री में इस्तेमाल होते हैं, गुड कंडक्टर हैं, हीट और इलेक्ट्रिसिटी के एलॉयज बनाने के इस्तेमाल करते हैं, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स देते हैं। आइंस और कंपाउंड्स इनके कलर्ड होते हैं, चाहे सॉलिड में अगर आप सोल्यूशन बनाते हैं तो सोल्यूशन भी स्टेट भी कलर्ड सोल्यूशन हमारे पास आएगा। अच्छा, बुक में एक तो ये चार्ट दिया हुआ है हमें 3D 4D सीरीज और 5D सीरीज का। इस चार्ट को अच्छी तरह देख लो, बुक में ये अवेलेबल है पेज 48 पे। इसी तरह इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में इसको देखते जाएं कि एक में 3D1 है, 4s2 है, 3D2 है, 4s2 है। इस सारे को आपने चार्ट को स्टडी करना है। जो दूसरी
इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर डिस्ट्रीब्यूशन दी है 3D सीरीज को डिटेल में, तो वो ये है। आप इस सीरीज को देख लो, इसमें रेड कलर से इंडिकेट किया है क्रोमियम को और कॉपर को हाईलाइट किया गया है। अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखें तो 3D5 है, 4s1 है, तो यहाँ ये s इलेक्ट्रॉन एक जो है ना D5 में गया है। कॉन्सेप्ट क्या है कि स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अचीव की जाए। इस तरह कॉपर में देखें 3D10 लिखा है और 4s1 लिखा है, तो कम्प्लीटली फेल्ड और हाफ फेल्ड ज़्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, स्टेट इरेगुलरिटीज इन कन्फिग्रेशन देखें तो क्रोमियम का केस, कॉपर का केस, मोलिब्डेनियम केस 4D5 5s1, पैलेडियम का केस 4D10 5s0, सिल्वर 4D10 5s1, ऑरम 5D10 6s1। तो ये किस तरह हम एक्सप्लेन करते हैं इनको कि भाई हाफ फील्ड और कम्प्लीटली फील्ड ऑर्बिटल्स जो होते हैं ये मोर स्टेबल होते हैं। स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अचीव करने के लिए ऐसा हुआ है। लेकिन और बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो हमें पता होने चाहिए। एक न्यूक्लियर इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन है, शील्डिंग है, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन है, एक्सचेंज एनर्जी फोर्स है। तो यहाँ पर ये आपको थोड़ा सा एक्सचेंज एनर्जी फोर्स के बारे में बताता हूँ, एक नई चीज़ है। Electrons can be exchanged from one orbital to another if both orbitals are degenerate। अगर एनर्जी बराबर है तो फिर वो एक्सचेंज में हो सकती है, पोजीशन एक्सचेंज कर सकते हैं। सेम एनर्जी लेवल अगर है तो मोर ऑप्शंस हो एक्सचेंज के लिए तो ज़्यादा स्टेबिलिटी है। तो जितने ज़्यादा एक्सचेंज पेयर पॉसिबल हैं, मैक्सिमम होता है हाफ फेल्ड ऑर्बिटल में, जैसे 3D5 में। इस तरह ज़्यादा स्टेबिलिटी है कंपैरेटिव टू पार्शली फेल्ड के। अच्छा, अब हम आते हैं इस पे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ट्रांजिशन एलिमेंट की। डी ब्लॉक की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन दी है, एफ ब्लॉक की इसके बाद दी है n-2 की एंटी पेनल्टीमेट। पेनल्टीमेट जो होता है सेकेंड लास्ट और एंटी पेनल्टीमेट उससे नीचे वाला। तो एफ में 1 से लेकर 14 तक सिचुएशन होगी, n-1 में डी में 0 से लेकर 2 तक है और ns2। ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन मैंने इधर दी हुई है, बुक में तो ये नहीं है चार्ट, लेकिन इसको देखकर आप ऊपर जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का सेट कंपेयर कर सकते हैं कि सिचुएशन क्या है। ये एक एक्स्ट्रा चार्ट मैंने लिया था, बुक में इसका नहीं है जिक्र। तो मैं आगे जाता हूँ। आगे हमारे पास आती है बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी बेसिकली क्या बात हो रही है, मेटेलिक बॉन्ड की बात कर लेते हैं। मेटेलिक बॉन्ड की बात हो रही है। हम मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ को देखेंगे। बहुत से एलिमेंट्स जो है उनके अंदर स्ट्रॉन्ग मैकेनिकल कैपेबिलिटीज़ होती हैं, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। कितना हार्ड है, कितना सपोर्टिव है, ठीक है, स्ट्रक्चर को सपोर्ट कर सकता है। अब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जो हैं जितने ज़्यादा हैं मोर बाइंडिंग एनर्जी है, लेकिन कहते हैं बट स्टेबल ऑर्बिटल्स हैव लेस। लेकिन स्टेबल ऑर्बिटल है तो उसमें फिर लेस होगी। जब पेयरिंग होती जाए तो फिर बाइंडिंग लेस होनी शुरू हो जाएगी। अब वेरिएशन बाइंडिंग है SCTIV, यहाँ पे तो इंक्रीज हुई है। क्रोमियम और मैंगनीज में ड्यू टू 3D कम्पैक्ट स्ट्रक्चर है उसका, तो जो कम्पैक्ट स्ट्रक्चर है वो तो न्यूक्लियस के करीब आता है, न्यूक्लियर अट्रैक्शन इलेक्ट्रॉन की बढ़ जाती है। तो वो क्या होता है कि ऑप्टिमल चार्ज अवेलेबल नहीं होता, तो चार्ज अवेलेबल नहीं होता तो बाइंडिंग कमज़ोर होती है। तो इसलिए ये जो है ना ग्राफ में नीचे शो हो रहे हैं। न्यू एडिशन होता है लाइक 1s पहला है, 2p है, 3d है, या 4 नया एक एडिशन हुआ है, तो वो जो ऑर्बिटल है वो कम्पैक्ट होता है, तो इससे एनॉमलीज आती हैं, लेस ऑप्टिमल चार्ज अवेलेबल होता है। ठीक है, अदर बहुत सारे फैक्टर्स हैं, न्यूक्लियर अट्रैक्शन है, यहाँ पे ऑप्टिमल चार्ज अवेलेबल का भी हम जिक्र करेंगे कि उससे बाइंडिंग एनर्जी जो है इफेक्ट होती है। तो ये ग्राफ इसलिए डाउन हुआ है, उसके बाद दोबारा इंक्रीज हुआ है। अब वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट को देख लेते हैं। नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन पॉसिबिलिटीज करते हैं ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट का, लेकिन हमने ये रूल देखना है कि पहले जो इलेक्ट्रॉन लिबरेट होगा तो S2 से लिबरेट होगा। तो मुख्तलिफ आपके सामने सिचुएशन है। सबसे पहले SC है, TI है, V क्रोमियम
मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल। तो अगर ऑक्सीडेशन स्टेट देखते रहें तो Sc की +3 कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है, टाइटेनियम की 4 है, वेनेडियम की मुख्तलिफ हैं, क्रोमियम की है, फिर मैंगनीज पे सबसे ज़्यादा। मैंगनीज के बाद जो है ना पेयरिंग जो स्टार्ट हो जाती है तो कम होनी शुरू हो जाती है पॉसिबिलिटी ऑक्सीडेशन स्टेट की भी। कैटालिटिक एक्टिविटी, ये जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं इनके तो यूजेस बहुत से हैं। एक हम जिक्र करते हैं कैटालिटिक एक्टिविटी का। हम बहुत सारे एलिमेंट्स को कैटलिस्ट के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, मुख्तलिफ रिएक्शंस में हमें ये सपोर्ट करते हैं। अच्छा, फेमस जो है आयरन हैबर प्रोसेस के लिए अमोनिया जो बनाते हैं नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को मिक्स करके। तो आयरन के बाद आते हैं निकल हाइड्रोजनेशन में, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड कॉन्टैक्ट प्रोसेस होता है जी सल्फ्यूरिक एसिड बनाने के लिए इंडस्ट्रियल पैमाने पे। MnO2 है डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2 के प्रोसेस के लिए। TiCl4 है प्लास्टिक बनाने के लिए, इसको इस्तेमाल करते हैं कैटलिस्ट के तौर पे। इसके बाद और अदर एग्जांपल है ZnO है, Cr2O3 है, वो मिथाइल अल्कोहल बनाने के लिए। आयरन को इस्तेमाल करते हैं हैबर प्रोसेस बनाने के लिए। अच्छा, हैबर प्रोसेस के दौरान अमोनिया बनाने के लिए। अच्छा, बहुत सी हो सकती हैं कैटालिटिक एक्टिविटीज़, हमारे पास ये फेमस हमने जो है ना दे दी हैं, यानी ट्रांजिशन एलिमेंट और या उनके कंपाउंड जो यूज़ होंगे कैटलिस्ट के तौर पे। अब हम बात करते हैं मैग्नेटिक बिहेवियर की। बहुत से ट्रांजिशन एलिमेंट्स या उनके कंपाउंड जो हैं ये पैरामैग्नेटिक हैं, ठीक है। जितना ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे तो ज़्यादा पैरामैग्नेटिक बिहेवियर है, ठीक है, अदरवाइज डायमैग्नेटिक है, ठीक है। मोर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मोर पैरामैग्नेटिक, तो लेस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो डायमैग्नेटिक। अब अप टू द मिडल जो है अनपेयरिंग है, उसके बाद पेयरिंग शुरू हो जाती है। तो मोर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जितने ज़्यादा अनपेयर्ड होंगे तो ज़्यादा पैरामैग्नेटिक होगा। ये पैरामैग्नेटिक का क्या मतलब है? पैरामैग्नेटिक मैग्नेटिज्म जो है ये किस वजह से होती है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से। अब ये सब्सटेंस जो है जो जिनको अट्रैक्ट करता है मैग्नेट, ठीक है, वो पैरामैग्नेटिक है, ठीक है। डायमैग्नेट जिसको अट्रैक्ट नहीं करता बल्कि रिपेल करता है मैग्नेटिक फील्ड में, ठीक है। फेरोमैग्नेटिक क्या है? ये स्ट्रांगली अट्रैक्ट होते हैं, या यूं कह सकते हैं कि हम इनको मैग्नेटाइज कर सकते हैं। फेरोमैग्नेटिक एग्जांपल है आयरन, कोबाल्ट, निकल। अच्छा, कुछ इस तरह के मेंबर्स होते हैं जिसमें इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, और पेयर्ड स्पिन होती हैं, ये डायमैग्नेटिक होते हैं। ये डायमैग्नेट अट्रैक्ट तो होते ही नहीं है बल्कि रिपेल होते हैं मैग्नेटिक फील्ड में। तो हम मैग्नेटिक मूवमेंट को अगर सीखें कि हम कैलकुलेट कर सकें मैग्नेटिक मूवमेंट, तो मैग्नेटिक मूवमेंट के लिए बोहर मैग्नेटॉन एक फार्मूला है हमारे पास। तो हम इस वैल्यू को लेंगे Pm, जो हमारे पास है, निशान आपके सामने बना है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन दी है। फार्मूला क्या है? n है पैरेंथेसिस n+2 और होल अंडर द रूट है। अब इसमें हमने क्या करना होगा? n क्या चीज़ है? n जो है ना ये नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। जितने ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना तो वो यह n की जगह लगा देंगे, हमारे पास एक आंसर आएगा जो कि क्या कहलाएगा? हमारे पास बोहर मैग्नेटॉन है, Bm एक वैल्यू आ जाएगी, तो उससे हमें मैग्नेटिक मूवमेंट का पता चलेगा, हम मेजर कर सकते हैं, ठीक है। आगे हमारे पास टॉपिक है एलॉय फॉर्मेशन। एलॉय क्या होता है? एलॉय जो है वैसे दो टाइप्स के होते हैं। एक को हम कहते हैं सब्स्टिट्यूशनल। सब्स्टिट्यूशनल क्या है? जिसमें एक की जगह दूसरा आ रहा हो, एक एलिमेंट की जगह। वैसे एलॉय जो होते हैं फ्यूज सोल्यूशन होता है, टू एलिमेंट्स, एक एलिमेंट उसमें मेटल होगा, ठीक है। ये करेक्टरिस्टिक्स की को इन्हांस करने के लिए, जैसे एक एलिमेंट है उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है,
ज़्यादा वजन बर्दाश्त कर सकता है, ज़्यादा मैकेनिकल सपोर्ट दे सकता है, लेकिन उसको जंग लगता है, दूसरे को जंग नहीं लगता। तो दोनों करेक्टर्स को मैच करने के लिए एक हैवी है, दूसरा लाइट है, तो हमें ऐसा मेंबर चाहिए जो हल्का भी हो, जिसको जंग भी ना लगे, जिसमें तो करेक्टर्स को मैच करने के लिए और जिस जगह उसका यूज़ है तो उसके मुताबिक एलॉय डिज़ाइन किया जाता है। तो हमारे पास जो सब्स्टिट्यूशनल है, इसमें इस तरह ब्रास एग्जांपल है, कॉपर जिंक से, ब्रोंज है, कांसी, कॉपर स्टेनस, निक्रोम है, निकल, क्रोमियम, आयरन। तो बहुत से एटम्स होते हैं वो रिप्लेस करते हैं एक दूसरे को क्रिस्टल स्ट्रक्चर में। इस तरह दूसरी टाइप जो है इसको इंटरेशियल एलॉय कहते हैं। इसमें क्या होता है कि एटम्स के बीच में जो गैप है, उस गैप के अंदर अगर कोई एलिमेंट एडजस्ट हो जाए, जिसमें कार्बन फिट हो जाता है, लार्ज एटम्स जो आयरन के हैं उसके बीच में, क्रिस्टल के बीच में जो स्पेस है एटम्स के बीच में, छोटे छोटे स्पेस जो बच जाता है उसमें, तो इसको इंटरेशियल एलॉय कहते हैं। ठीक है, इसमें सब्स्टिट्यूशन डिफरेंट है, इंटरेशियल डिफरेंट है। सब्स्टिट्यूशन में एटम की जगह है और यहाँ दो एटम की 4 एटम है, 5 एटम है, उनके बीच में जो गैप है उसमें आ रहा है इंटरेशियल एलॉय। जैसे कि स्टील है, कार्बन आयरन से बना हुआ। प्रॉपर्टीज और यूजेस की बात करते हैं। एलॉय वैसे क्या है, मिक्सचर्स ऑफ मटेरियल है, दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, एक इसमें मेटल होना चाहिए। ब्रोंज एलॉय को देख लो, वेपन्स बनाने के लिए यूज़ करते हैं। कांसी, ब्रास जो है, पीतल के एलॉयज ये इस्तेमाल होते हैं म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बनाने के लिए। स्टील एलॉयज स्ट्रॉन्ग और ड्यूरेबल होते हैं। एलॉय के मुख्तलिफ करेक्टरिस्टिक्स हैं, लिक्रेटिव हैं, हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट होता है, चीप आसानी से बन सकते हैं, कंडक्टर होते हैं, मैग्नीशियम और एक्सीलेंट कंडक्टिविटी करते हैं मैग्नीशियम के एलॉयज। नॉन कंडक्टर भी बनाए जाते हैं, ठीक है, जैसे निक्रोम हो गया। कंडक्टर एलॉयज भी बनाए जा सकते हैं, नॉन कंडक्टर एलॉय भी बनाए जा सकते हैं। ठीक है, तो कंडक्टर एलॉय को आप देख लें, जिसको कंडक्शन पर्पस के लिए इस्तेमाल करेंगे। नॉन कंडक्टर एलॉय को ज़रा देखो, नॉन कंडक्टर एलॉय में निक्रोम इन्होंने एग्जांपल दी है, तो हीटर्स के अंदर इस्तेमाल करने के लिए। तो जब ये नॉन कंडक्टर होगा तो हीटर के लिए इस्तेमाल इसको करते हैं। इसके यूजेस, अगर उसकी एलिमेंट बना रहे हैं जिसने हीट अप होना है तो रेजिस्टेंट होगा ना, तो रेजिस्टेंट होगा तो रेड हॉट हो जाएगा। ठीक है, लाइफ इनकी लॉन्ग होती है और ये रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो है ना सिलेक्ट किया जाता है। बॉयलर्स के अंदर अगर कोई लगा रहे हैं, नट बोल्ट्स लगा रहे हैं जो अफेक्ट नहीं हो वाटर के साथ, ठीक है, रस्टिंग उसके लिए ना हो, तो वहाँ पे तो एलॉय के मुख्तलिफ यूजेस हैं और मुख्तलिफ इनके करेक्टरिस्टिक्स हैं। करेक्टरिस्टिक्स को मर्ज करने के लिए बनाया जाता है। जैसे जहाज़ की स्किन बना रहे हैं, ठीक है, फाइटर एयरक्राफ्ट की, तो उसकी स्किन के लिए हमें ऐसी स्किन चाहिए जो हल्की भी हो, मजबूत भी हो, ठीक है, जंग भी ना पकड़े, ठीक है, और उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ भी ज़्यादा हो, एयर में मनूवर्स करते हैं तो उसको इफेक्ट ना हो। इस तरह से करेक्टर्स को मर्ज करने के लिए मुख्तलिफ एलिमेंट्स को जो है ना सिचुएशन के मुताबिक वेपन बनाने के लिए कौन सा चाहिए, बॉयलर्स के अंदर नट बोल्ट्स लगे होते हैं, उसके लिए किस तरह का बनाना है, तो उस तरह से डिज़ाइन किया जाता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। इसको अपने लेक्चर अटेंड करने के बाद बुक से भी पढ़ना है और इस वीडियो के एंड में कमेंट्स बॉक्स बना हुआ है, वहाँ पे क्वेश्चंस करने हैं। अगर आप लोगों के दिमाग में वीडियो देखने के बाद कोई क्वेश्चन आता है या बुक पढ़ने के बाद आता है तो आप वो क्वेश्चन करेंगे ताकि मैं उनका आंसर ढूंढूं, उनका आंसर खुद भी सीखूं, आपको भी सिखाऊं। अगर आप लोग क्वेश्चन नहीं करेंगे तो आपका टीचर भी प्रोग्रेस नहीं करेगा, टीचर भी नहीं सीखेगा, क्योंकि आप कोई क्वेश्चन करेंगे तो वो उसका आंसर देगा, उसका आंसर तलाश करेगा। तो आप लोगों ने क्वेश्चंस करने हैं, वीडियो के एंड में जो कमेंट बॉक्स बना होता है, रेलिवेंट क्वेश्चन इस वीडियोस के हवाले से हों या बुक पढ़ने के बाद आपके दिमाग में आते हैं। तो बुक का नया चैप्टर हमने चैप्टर 14 पे बात की थी। चैप्टर 14 आप पढ़ें, सेल्फ रीडिंग भी करें और जो क्वेश्चन दिमाग में है तो कमेंट बॉक्स में वीडियो से रेलेवेंट हो या उस टॉपिक से रेलेवेंट बुक में हो तो क्वेश्चन पुट अप करें ताकि उसका आंसर हम तलाश करें और इससे आपका टीचर भी पॉलिश होगा और आपको भी फ़ायदा होगा। वीडियो ज़रूर देखें।
ये आप लोगों के लिए बनाई गई है। थैंक यू वेरी मच।